हेलो। सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग प्रोग्रामिंग से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग सी प्रोग्राम लिखने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर लगता है, जो हर एक प्रोग्राम में आएगा, उस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सी प्रोग्राम हम लोग कोई भी सी प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे फर्स्ट लाइन क्या आता है? सबसे फर्स्ट लाइन आता है हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड का मतलब क्या होता है सबसे फर्स्ट हम लोग उसको देखेंगे। और उसके बाद ये क्या होता है, और ये जो हैश इंक्लूड लिखना होता है ये हमेशा लोअर केस में होता है, क्योंकि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और इसके अंदर ब्रैकेट्स आएगी, ऐसे वाले ब्रैकेट्स आएंगे, और इसके अंदर लिखना होता है stdio.h, std.io, stdio.h। अभी इसका मतलब क्या होता है? इस हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, और ये क्या करता है? फाइल्स को इंक्लूड करता है। और वो कौन सी फाइल्स है? वो stdio.h है। stdio.h का मतलब क्या? std का मतलब स्टैंडर्ड, i का मतलब इनपुट, o का मतलब आउटपुट, और h का मतलब होता है हेडर फाइल्स। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स को वो इंक्लूड करता है हैश। तो वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो ये फर्स्ट लाइन है, वो कॉमन है, वो हर एक सी प्रोग्राम में अपनी आएगी। तो इसका मतलब अभी इसको साइड में लिखते हैं, फिर आगे की लाइन लिखते हैं। तो ये हैश इंक्लूड का मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अभी उसके बाद ये std का मतलब हम लोग ने अभी डिसाइड किया, मतलब अभी देखा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और ये क्या है? हेडर फाइल्स है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स है। इसके बाद जो सेकंड लाइन आएगा इस प्रोग्राम में या फिर कोई भी प्रोग्राम में, वो रहेगा मेन फंक्शन आएगा। तो मेन फंक्शन को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे मेन लिखते हैं सबसे फर्स्ट, मेन लिखते हैं। उसके बाद ब्रैकेट ड्रॉ करते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते थे? ओपनिंग राउंड ब्रैकेट और क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट बनाते हैं। और इसके बाजू में इसका टाइप लिखते हैं। इसका टाइप यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग इंट लिख रहे हैं। और इस इंट का मतलब क्या होता है? इस इंट का मतलब होता है इंटीजर होता है। इस इंट का मतलब INT, इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है? इंटीजर कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, ऐसे नंबर को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो इस मेन का जो फंक्शन, मेन जो फंक्शन है उसका टाइप है यहाँ पे इंट, और इसकी जगह पे हम लोग वॉइड भी लिखते हैं। इंट लिख सकते हैं या फिर वॉइड लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या? ये जो मेन फंक्शन है वो रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसकी जगह पे हम लोग ये लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं कभी कभी, लेकिन जनरली इंट फॉलो होता है। और इसके बाद यहाँ से मेन अपना प्रोग्राम स्टार्ट होता है। प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ से होता है, ये तो इसको बोलते हैं मेन फंक्शन, और एंट्री पॉइंट बोलते हैं प्रोग्राम स्टार्ट होने का। लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, कर्ली ब्रेस ओपन होता है। तो ये मेन फंक्शन का क्या काम क्या है? यहाँ से एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम स्टार्ट होने का। और ये जो मेन फंक्शन को डिफाइन किया हम लोग ने, वो इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करता है। तो बस उतना ही काम है इसका, हैश इंक्लूड stdio.h। और इसके नीचे कभी कभी हैश कोनियो डॉट एच भी लिखते हैं, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अभी उसका मतलब क्या होता है? हैश इंक्लूड का मतलब पता है, CONIO.h। कोनियो डॉट एच का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल्स। तो वो लिखा नहीं तो भी चलता है, क्योंकि वो पहले टाइम पे लिखते थे, पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें लिखते थे हम लोग। लेकिन अभी के टाइम पे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग यही फॉलो करते हैं, हैश इंक्लूड, और उसके बाद इंट मेन, मतलब जो मेन फंक्शन है उसका टाइप इंटीजर टाइप का, या फिर इसकी जगह पे वॉइड लिखते हैं हम लोग। और इसके बाद आता है प्रोग्राम का स्टार्टिंग। यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो जो फर्स्ट लाइन हम लोग लिख सकते हैं इसमें, तो इसको
ये मेन फंक्शन है, तो ये एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम स्टार्ट होने का। तो इसको हम लोग लिखते हैं एंट्री पॉइंट करके, ऐसा लिखते हैं इसको, मतलब इसका एंट्री पॉइंट, प्रोग्राम स्टार्ट होने का ये एंट्री पॉइंट है। इसके अंदर, इसके नीचे आएगा प्रिंट एफ आएगा। अभी ये बेसिक सा प्रोग्राम लिख रहे हैं हम लोग, बस स्ट्रक्चर समझ रहे हैं प्रोग्राम का क्या होता है। इसके बाद आता है प्रिंट एफ, लिखेंगे हम लोग प्रिंट एफ। और इसके अंदर, प्रिंट एफ के अंदर जो अपने को प्रिंट करवाना है डिस्प्ले पे, जो अपने को डिस्प्ले पे आउटपुट चाहिए, वो प्रिंट एफ के अंदर लिखा जाता है। और प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स पे लिखते हैं हम लोग, डबल कोट्स में लिखा जाता है। और इसके अंदर अभी डिस्प्ले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जो चाहिए वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। तो अब यहाँ पे ऐसा लिखते हैं वेलकम टू सी, वेलकम टू सी लैंग्वेज। फिर डबल कोट्स को यहाँ पे क्लोज भी करना होता है। फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट देना होता है, क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। उसके बाद अपने को यहाँ पे देना होता है सेमी कॉलन। तो ये सेमी कॉलन इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज में, तो ऐसा लिखते हैं हम लोग। और इसके बाद तो ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ क्या करता है, अपना जो मॉनिटर होता है, जो अपना जो डिस्प्ले होता है, उसके ऊपर इसके अंदर का जो भी रहेगा वो प्रिंट करके देगा, वो डिस्प्ले होगा। अभी इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो वो डिस्प्ले क्या होगा मॉनिटर के ऊपर, वेलकम टू सी। और इसको अभी इस प्रिंट एफ के बाद, इस प्रिंट, सपोज करते हैं ये अपना कंप्लीट प्रोग्राम है, अभी तो बस ये एक ही लाइन का प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्राम ऐसे बहुत सारे लाइंस का होता है। फिर ये लिखने के बाद अपने को प्रोग्राम एंड करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखना होता है। प्रोग्राम एंड करने के लिए स्टेटमेंट है वो रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो लिखना पड़ता है। और उसके बाद भी सेमीकोलन। तो इस रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो चुका है, सक्सेसफुल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम हो चुका है यहाँ पे। तो इसका मतलब यह होता है, तो इस रिटर्न जीरो का यहाँ पे मतलब लिखते हैं। तो इसका मतलब है सक्सेसफुल टर्मिनेशन। सक्सेसफुल टर्मिनेशन। उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन किया था, तो इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो ऐसे लिखना होता है। ये है अपना बेसिक स्ट्रक्चर। हर एक प्रोग्राम में हैश इंक्लूड आएगा, मेन फंक्शन आएगा, इस प्रोग्राम की बॉडी है ये, और ये रिटर्न जीरो, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रेसेस। तो ये इतना जो होता है वो हर एक प्रोग्राम में होता है। तो इसको अपने को समझना चाहिए। फिर इसके बाद एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं। अभी ये जो प्रोग्राम है अभी हम लोग रन करेंगे, तो आउटपुट में सिर्फ अपने को ये इतना दिखेगा, ये जो वेलकम टू सी आया है, बस आउट डिस्प्ले पे अपने को इतना ही दिखेगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, उस आउटपुट को यहाँ पे लिखते हैं। इस प्रोग्राम का आउटपुट जो आएगा, ये डबल कोट्स में लिखा है वो भी डिस्प्ले पे नहीं आएगा, सिर्फ अंदर जो लिखा है डबल कोट्स के अंदर वो ही आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा वेलकम टू सी, इतना आउटपुट आएगा अपने डिस्प्ले के ऊपर। तो इतना अपने को बेसिक चाहिए। फिर इसके बाद अभी प्रोग्राम लिखते हैं। तो एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखेंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, तो इस प्रोग्राम को अभी अपने को लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। दो नंबर्स को अपने को ऐड करना है। उतना बेसिक सा प्रोग्राम क्या लिखना है उसको समझेंगे सबसे फर्स्ट। तो दो नंबर्स को अपने को ऐड करना है। हम लोग ऐड कैसे करते हैं, प्लस से हम लोग ऐड करते हैं। तो सपोज करते हैं अपने को ऐड करना है 5+5, 5+5 10 होता है। वो कैसे 10 होता है वो प्रोग्राम के थ्रू दिखाना है अपने को, प्रोग्राम के थ्रू ऐड करना है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे फर्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड वाला लाइन लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड, लिखेंगे सबसे फर्स्ट हैश इंक्लूड। उसके बाद क्या लिखते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं ऐसे वाला, इसके अंदर लिखते हैं हम लोग stdio.h। तो यहाँ पे लिखेंगे stdio.h। इसका मतलब क्या, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल्स। तो ये लिखने के बाद अपने को मेन फंक्शन लिखना होता है। तो मेन फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेन, यहाँ पे लिखते हैं मेन। और मेन कैसे लिखते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट लिखते हैं। और इसके बाजू में इसका टाइप, यहाँ पे हम लोग इंट लिख रहे हैं, या फिर हम लोग वॉइड भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग अभी इंट ही फॉलो करने वाले हैं।
इंट का मतलब होता है इंटीजर टाइप, ये मेन फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा। अभी इसके बाद अपने को सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को कितने वेरिएबल्स लगेंगे, सबसे फर्स्ट वो काउंट करेंगे। तो यहाँ पे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो दो नंबर्स के लिए तो दो वेरिएबल्स लगेंगे, दो नंबर्स के लिए दो वेरिएबल्स लगेंगे। तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे? तो फर्स्ट नंबर को हम लोग बोलते हैं num1, NUM, फर्स्ट नंबर हम लोग num1 बोलते हैं। और सेकंड नंबर को हम लोग num2 बोलते हैं, NUM2। और इसके साथ और कौन सा वेरिएबल लगेगा? तो दोनों को ऐड करना है अपने को। तो वो जो ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, उसको स्टोर करने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए। और उस आंसर का मतलब क्या होगा? दोनों को ऐड करने के बाद स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल लगेगा, उसको हम लोग सम बोलेंगे, क्योंकि उसका काम सम करना है, ऐड करना है। तो इसलिए हम लोग उसको सम बोलेंगे। और ये आंसर के लिए वेरिएबल होगा सम, तो इसको लिखेंगे सम। और अभी इस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, मतलब ये वेरिएबल्स के नाम तो लिखे, अभी ये कौन से टाइप के वेरिएबल्स हो गए उसको डिक्लेयर करना है। तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं इंट लिखेंगे। इंट का मतलब होता है इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे जब भी यूजर डेटा देंगे तो वो नंबर्स हमेशा इंटीजर में ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई नंबर यूजर अपने को देगा, तो इसीलिए इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया। फिर इसके बाद इस स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए यहाँ पे आएगा सेमीकोलन, सेमीकोलन आएगा। फिर हम लोग ने यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, तीन वेरिएबल्स अपने को यूज करने हैं। तो तीनों वेरिएबल्स को अभी हम लोग ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, num1, num2 और sum। फिर अभी इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अपने को प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो इंट में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं अभी? सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे अभी? तो इसको है ना, इसके बाद अभी हम लोग प्रिंट एफ का स्टेटमेंट लिखेंगे। प्रिंट एफ में हम लोग लिखेंगे ये जो फर्स्ट नंबर है उसको हम लोग यूजर को देने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे फर्स्ट प्रिंट एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डबल कोट्स डालेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर। फिर उसके बाद इस डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन देंगे। तो ये इंट मेन, ये जो मेन फंक्शन है अपना, इसको अपने को स्टार्ट करना पड़ता है। और स्टार्ट करने के लिए हम लोग ऐसा वाला कर्ली ब्रेसेस देते हैं यहाँ पे, और क्लोज करने के लिए यहाँ पे नीचे देंगे। और ये क्या है अपना num1, num2 और sum, ये वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया हम लोग ने, वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये वाला, एक ये वाला और ये वाला, तो ये जो तीनों है यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका मतलब क्या? वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया यहाँ पे। अभी इसके बाद क्या? सबसे फर्स्ट हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा, मतलब हम लोग ने मॉनिटर पे हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं एंटर द फर्स्ट नंबर, यूजर को बोल रहे कि फर्स्ट नंबर को एंटर करने के लिए। अभी यूजर कीबोर्ड से एंटर करेगा, फिर उस नंबर को अपने को प्रोग्राम के अंदर लेना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपने को एक और लिखना पड़ेगा, वो है स्कैन एफ। स्कैन एफ लिखेंगे, फिर ऐसे ही राउंड ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे %d, %d। अभी यूजर यहाँ पे एक ही नंबर एंटर करेगा तो एक ही %d आएगा। फिर यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर उसके बाद ये होगा अपना फर्स्ट नंबर होगा, तो उसका वेरिएबल क्या है? num1 उसका वेरिएबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे num1, num1, और उसका एड्रेस हम लोग एम्परसेंड से डिफाइन करेंगे। तो और इसको क्लोज करेंगे, और यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। तो इस तरह से अपने को ये स्टेटमेंट लिखना है।
सबसे फर्स्ट अभी ये स्कैनएफ का मतलब हम लोग ने प्रिंट एफ में यहाँ पे बोला एंटर द फर्स्ट नंबर, तो यूजर एंटर करेगा, फिर स्कैनएफ से प्रोग्राम को समझेगा क्या एंटर हुआ है। और यहाँ पे परसेंटेज डी का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। इस यहाँ पे यूजर इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे %d आएगा। %d को हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। और इसको एम्परसेंड को, जो एंड वाले ये सिंपल है, तो इसको एड्रेस बोलते हैं, वेरिएबल का एड्रेस। अभी यहाँ पे वेरिएबल क्या है, num1 यहाँ पे वेरिएबल है, और इस num1 का एड्रेस इससे पता चलेगा। तो इसके अंदर जो यूजर एंटर करेगा तो इस num1 में आएगा। तो अभी इस %d को हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। तो यहाँ पे साइड में लिखते हैं इसका मतलब, %d का मतलब होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसका मतलब होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अभी ये %d इंटीजर के लिए है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसके %d इंटीजर के लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है %d। अगर यहाँ पे %f होता तो वो फ्लोट के लिए होता है। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट। पॉइंट में अगर नंबर होता था जैसे 1.2, 3.2, जैसे पाए होता है 3.14, ऐसा नंबर होता था एंटर करने के लिए, तो हम लोग फ्लोट लिखते थे। और उसके बाद आता है %c। %c मतलब कैरेक्टर होता है, कोई भी कैरेक्टर, जैसे ABCD या कोई भी कैरेक्टर। और उसके बाद एक लास्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, वो होता है %s। %s का मतलब होता है स्ट्रिंग। तो इतने 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर अवेलेबल है। और उसके बाद ये एंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेरिएबल का एड्रेस। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका मतलब, तो इस एंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अभी इसके बाद ये सिर्फ हम लोग ने अभी फर्स्ट नंबर के लिए किया। अभी सेम ऐसा अपने को अभी सेकंड नंबर के लिए करना है, तो सेकंड नंबर के लिए भी ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, अभी फिर से लिखेंगे प्रिंट एफ लिखेंगे। तो सेकंड नंबर के लिए अभी हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। और इसके अंदर डबल कोट्स में जैसे यहाँ पे लिखा था एंटर द फर्स्ट नंबर, यहाँ पे लिखेंगे एंटर द सेकंड नंबर, एंटर दी सेकेंड नंबर, ऐसा यूजर को बोलेंगे हम लोग। फिर अभी इसको डबल कोट्स में पुट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लिखेंगे। इसके बाद प्रिंट एफ करने के बाद स्कैन एफ करना होता है नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा स्कैन एफ, तो यहाँ पे आएगा स्कैन एफ। फिर उसके अंदर ऐसा ही आएगा। तो सबसे फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे डबल कोट्स में, इंटीजर ही एंटर होने वाला है इसलिए %d, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर एक कॉमा देंगे। यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल लिखा था यहाँ पे num1, अभी हम लोग ये सेकंड वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे num2, और इस num2 का एड्रेस होगा ये वाला, एड्रेस डिफाइन करेगा ये। फिर आएगा सेमीकोलन। तो अभी हम लोग ने फर्स्ट नंबर अंदर लिया है, सेकंड नंबर अंदर लिया है। इसके बाद दोनों नंबर का अपने को सम करना है, दोनों नंबर को ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 यानी num1 फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल मतलब नंबर 2, इन दोनों को अपने को ऐड करना है। और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट स्टोर करना है वो इस थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना है। तो ये दोनों नंबर ऐड हो गए और इसका रिजल्ट स्टोर होगा यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर होगा, सम के वेरिएबल में स्टोर होगा रिजल्ट, और इसको देंगे सेमीकोलन स्टेटमेंट एंड करने के लिए। तो नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ पे ऐड होके स्टोर होगा रिजल्ट, इस सम में रिजल्ट स्टोर होगा। इसके बाद अभी अपने को फाइनल लिखना है, मतलब अभी रिजल्ट डिस्प्ले करना है। यहाँ पे अपने को रिजल्ट मिलेगा, तो इस रिजल्ट को अभी अपने को डिस्प्ले करना है। तो रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए
हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे, क्योंकि मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है और डिस्प्ले करने के लिए हम लोग हमेशा प्रिंट एफ लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ और इसके अंदर लिखेंगे डबल कोट्स में द सम इज %d, क्योंकि रिजल्ट भी इंटीजर में ही आएगा, तो द सम इज %d लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे और इसके बाहर लिखेंगे सम लिखेंगे, क्योंकि आंसर अभी अपना किधर है, सम के अंदर अपना आंसर है। अपना आंसर अभी किधर है, ये जो सम वाला वेरिएबल है इसके अंदर अपना आंसर है। तो यहाँ पे जो सम वेरिएबल है, सम वेरिएबल का आंसर यहाँ पे %d के अंदर आएगा, तो वो डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं और इसको सेमीकोलन देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखना है अपने को, बस अपना भी रिटर्न 0 बाकी है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0 लिखेंगे, फिर सेमीकोलन देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे ओपन किया था और यहाँ पे क्लोज किया था, यहाँ पे क्लोज किया। तो ये है बेसिक सा प्रोग्राम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। सबसे फर्स्ट हम लोग ने फर्स्ट नंबर लिया, फिर सेकंड नंबर लिया, फर्स्ट नंबर लिया, फिर स्कैनएफ किया, नंबर को एक्सेप्ट किया, फिर सेकंड नंबर लिया, फिर नंबर को एक्सेप्ट किया, फिर दोनों को ऐड किया और फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले किया, द सम इज %d। तो ऐसा करते हम लोग ऐड टू नंबर्स। अभी यहाँ पे हम लोग ने 2 बार किया है, ये 2 बार करने की जरूरत नहीं थी। हम लोग बेसिकली यहाँ पे लिख सकते थे एंटर 2 नंबर्स, और ये जो %d है वो हम लोग को 2 बार लिखना पड़ता था। और यहाँ पे एड्रेस num1 कॉमा एड्रेस मतलब $num2, तो ऐसे लिखता था तो भी चलता था। लेकिन अपने को ये बेसिक स्ट्रक्चर समझना चाहिए, प्रिंट एफ का क्या सिंटैक्स है, स्कैन एफ का क्या सिंटैक्स है। स्कैन एफ के सिंटैक्स हमेशा याद रखो, डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा, फिर एक कॉमा आएगा, फिर वेरिएबल आएगा और वेरिएबल का उसके बाद एड्रेस आएगा, क्योंकि वो वेरिएबल मेमोरी लोकेशन में कहीं तो बैठा है, तो उसका एड्रेस अपने को चाहिए, तो वो एड्रेस एम्परसेंड से आता है। तो इस तरह से हम लोग ये वाला प्रोग्राम लिखते हैं। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट वाला प्रोग्राम करेंगे। अभी हम लोग लूप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इफ स्टेटमेंट देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट, और इफ का हम लोग सबसे फर्स्ट सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, वे ऑफ राइटिंग होता है, कैसे इस चीज को लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे फर्स्ट इफ का देखते हैं। तो इफ में हम लोग लिखने के लिए सबसे फर्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे इफ लिखते हैं और इस इफ के अंदर कंडीशन लिखते हैं। इस इफ के अंदर हम लोग कंडीशन देखते हैं और इस कंडीशन को लिखने के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, और इसको क्लोज करता है। तो ये बेसिकली होता है इफ का सिंटैक्स होता है ये। तो इफ का सिंटैक्स इतना ही होता है। तो हम लोग इसको क्लोजिंग ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे, और क्लोजिंग यहाँ पे। तो इफ का स्टेटमेंट, इफ का सिंटैक्स इतना होता है। तो सबसे फर्स्ट इफ आएगा, फिर कंडीशन आएगा, फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट आएगा, फिर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टाइप जो होता है अपने पास, वो होता है इफ एल्स होता है। तो अभी इफ एल्स का सिंटैक्स लिखेंगे। इफ एल्स होता है, तो इफ एल्स लिखते टाइम हम लोग सिंटैक्स में सबसे फर्स्ट तो हम लोग इफ लिखते हैं। तो इफ है इसलिए सबसे फर्स्ट इफ आएगा, फिर उसके बाद इफ का एक कंडीशन आएगा। इफ में जो कंडीशन अपने को लिखना रहेगा प्रोग्राम के हिसाब से, तो वो कंडीशन आएगा। उसके बाद ओपन करेंगे हम लोग इसको, उसके बाद इसमें स्टेटमेंट आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग statement1, फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा, और उसके बाद ये इफ हो गया। इसके बाद इसमें यहाँ पे एल्स आएगा। तो यहाँ पे आएगा एल्स, फिर इसका आएगा स्टेटमेंट नंबर 2, सेकेंड स्टेटमेंट आएगा, फिर ये क्लोज करेंगे, फिर ये फाइनल क्लोज करेंगे। तो ये है इफ एल्स का सिंटैक्स। सबसे फर्स्ट इफ के अंदर कंडीशन आएगा, फिर एक स्टेटमेंट आएगा, फिर एल्स का पार्ट आएगा, फिर एल्स के लिए एक स्टेटमेंट आएगा,
फिर ये क्लोज होएगा। तो ये है इफ एल्स का सिंटैक्स है ये। तो ये है इफ एल्स का सिंटैक्स। तो ये दोनों सिंटैक्स अपने अच्छे से होने के बाद अपने को एक ऑपरेटर पढ़ना है, अपने को एक ऑपरेटर पढ़ना है जिसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं परसेंटेज के साइन से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर। और ये कैलकुलेट क्या करता है? ये कैलकुलेट करता है रिमाइंडर को कैलकुलेट करता है। जब भी हम लोग डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में जो रिमाइंडर आता है तो उसको कैलकुलेट करता है ये मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट्स रिमाइंडर। कैलकुलेट्स रिमाइंडर। अभी इस एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट ये डिवीजन ऑपरेटर की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे इसको मॉड्यूलर ऑपरेटर बोलते हैं, और इसमें अपने को आंसर जो देता है ये रिमाइंडर का आंसर देता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 मॉड्यूलो 2। 10 मॉड्यूलो 2। तो एक्चुअल हम लोग डिवीजन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे 10 को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 के साथ। 10 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो इसका आंसर कितना आता है? 2 1 ज़ा, और ये 2 5 ज़ा 10 होता है। 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 10 0 होता है। तो ये जो 0 है, ये 0 है, वो क्या है? वो रिमाइंडर है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये 0 है, वो रिमाइंडर है। तो ये जो ऑपरेटर है तो इसका आंसर ये देगा। 10 मॉड्यूलो 2 का आंसर देगा ये 0 देगा। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 10 मॉड्यूलो 2। 10 मॉड्यूलो 2 इसको ऐसा बोलते हैं, और इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0। वो आंसर आएगा 0। तो इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी ये डबल इक्वल टू के लिए भी एक अलग से ऑपरेटर होता है। उसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंगल इक्वल टू लिखेंगे। नॉर्मल है ये अपना, अभी सिंगल इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे। 10 मॉड्यूलो 2 का आंसर अपने को मिलेगा 0। लेकिन यहाँ पे एक और ऑपरेटर अपने को पढ़ना है, वो है इक्वालिटी ऑपरेटर। डबल इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर। अभी ये क्या करता है? तो सबसे फर्स्ट इक्वालिटी ऑपरेटर में ये इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या, यही ऐसा ही वाला है। सबसे फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे इसके लिए, ऐसा ही वाला कंडीशन लिखते हैं 10 मॉड्यूलो 2। 10 मॉड्यूलो 2, और उसके बाद ये इक्वालिटी ऑपरेटर, और यहाँ पे आएगा 0। तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करता है? ये ऑपरेटर जो है ना वो कंपेयर करता है लेफ्ट साइड में क्या है और राइट साइड में क्या है, दोनों को कंपेयर करता है। तो ये जो ऑपरेटर है ना वो बेसिकली कंपेयर करता है दोनों साइड्स को। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका यूज, ये कंपेयर करता है। तो ये कंपेयर करता है। तो 10 मॉड्यूलो 2 को कंपेयर करेगा ये 0 से। तो 10 मॉड्यूलो 2 तो 0 होता है, और ये 0 से कंपेयर कर रहा है, तो दोनों इक्वल है। तो ये कंपैरिजन वाला ऑपरेटर है सिर्फ। तो अपने को यहाँ पे है ये एक्सप्रेशन 1, यहाँ पे है एक्सप्रेशन 2, या फिर हम लोग इसको ये बोल सकते हैं ये है कंडीशन 1 और ये है कंडीशन 2। तो यहाँ पे ये है कंडीशन 1, कंडीशन या एक्सप्रेशन जो भी बोलना हम लोग बोल सकते हैं इसको, और ये है कंडीशन 2। तो इन दोनों कंडीशन को ये कंपेयर करेगा। अगर इक्वल है तो आंसर ट्रू आएगा, अगर इक्वल नहीं है तो आंसर फॉल्स आएगा। तो ये काम करता है इक्वालिटी ऑपरेटर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? इफ का सिंटैक्स देखा, फिर इफ एल्स का सिंटैक्स देखा, मॉड्यूलो ऑपरेटर मतलब रिमाइंडर कैलकुलेट करता है वो देखा, और इक्वालिटी ऑपरेटर मतलब दोनों साइड्स को कंपेयर करता है तो वो देखा। अभी इसके बाद अभी हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं इसके ऊपर ही बेस्ड। तो इसको अभी इरेज करता है। अभी अपने को एक प्रोग्राम लिखना है, और उस प्रोग्राम में अपने को लिखना है राइट अ प्रोग्राम टू चेक एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड। अपने को नंबर चेक करना है इवन है कि ऑड है। और इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर कौन से होते हैं?
2, 4, 6, 8, 10 ऐसे इवन नंबर होते हैं। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 ये वाले सारे ऑड नंबर होते हैं। तो इवन नंबर के लिए अपने को कैसा पता चलेगा? प्रोग्राम में कैसा हम लोग लॉजिक लिखेंगे उसके लिए? अगर नंबर डिविजिबल बाय 2 होके उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर इवन है। एक बार थोड़ा वेरीफाई करते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो सपोज करते हैं 16। 16 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, ये अपने को पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 16 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 1 जा होता है 2, 2 8 जा होगा 16। तो ऊपर तो आएगा 8 और नीचे आएगा 16। 16 माइनस 16 0 होता है। तो ये जो रिमाइंडर है वो 0 आया। तो रिमाइंडर 0 आया यहाँ पे, मतलब ये नंबर जो है 16 जो है वो इवन नंबर है। हम लोग डिविजिबल बाय 2 करते हैं, फिर उसका रिमाइंडर अगर 0 आया तो वो नंबर इवन है। और ये अपने को कौन से ऑपरेटर से पता चलता है? हम लोग मॉड्यूलो ऑपरेटर इसमें यूज करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में हम लोग इफ एल्स जो स्टेटमेंट का भी हम लोग ने सिंटैक्स देखा था, उस इफ एल्स को हम लोग इस प्रोग्राम में यूज करेंगे। और अभी एक बार ऑड नंबर के लिए चेक करते हैं। ऑड नंबर में रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो ऑड नंबर कौन सा होता है? बेसिक सा कोई भी ऑड नंबर बोलो एक बार। 7 एक ऑड नंबर है, तो 7 को हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे। 7 को हम लोग अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कितना होता है? 2 1 जा 2 3 जा, तो 2 3 जा 6 होता है। 7 माइनस 6 1 हुआ। फिर ये रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब ये ऑड नंबर है, तो इसको ऐसा बोला जाता है। तो ये ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है वो अपने को पता है। और यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसीलिए ये ऑड नंबर है, तो इसको ये आया रिमाइंडर जो कि 0 नहीं है। मतलब इवन और ऑड में बस सिंपल सा लॉजिक है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो इवन नंबर है। हम लोग इसमें मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करेंगे, जो अभी जस्ट हम लोग ने सीखा था। मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करेंगे, फिर उसके बाद इक्वालिटी ऑपरेटर भी यूज करेंगे चेक करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखते हैं? हैश इंक्लूड लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी हैश इंक्लूड प्रोग्राम का सबसे फर्स्ट लाइन, हैश इंक्लूड stdio.h। इसका मतलब क्या? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल्स। हैश इंक्लूड लिखने के बाद अपने को क्या लिखना होता है? मेन फंक्शन को लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मेन फंक्शन, फिर ब्रैकेट्स देंगे और मेन का टाइप हम लोग लिखेंगे इंट टाइप, इंटीजर टाइप ही लिखेंगे। हम लोग नॉर्मली इसमें वॉइड भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। इसके बाद अपने को क्या करना है? अब हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस देते हैं। फिर इसके बाद अभी अपने को वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। वेरिएबल्स अपने को कितने लगेंगे इस क्वेश्चन में? तो राइट अ प्रोग्राम टू चेक एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड। तो एक ही नंबर हम लोग एंटर्ड करने वाले हैं यूजर, तो वेरिएबल भी यहाँ पे एक ही लगेगा। तो उस वेरिएबल को हम लोग नेम करते हैं NUM। तो वेरिएबल को नेम किया NUM, और ये जो वेरिएबल को नेम किया हम लोग ने NUM, इसका टाइप कौन सा रहेगा? ये इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल रहेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग इंटीजर टाइप के लिए इंट लिखते हैं, INT लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद अपने को अभी मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है, यूजर से नंबर मांगना है। अभी मॉनिटर पे डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रिंट एफ लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रिंट एफ लिखेंगे। और प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स में लिखेंगे एंटर अ नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ नंबर, और फिर डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर सेमीकोलन देंगे। प्रिंट एफ में सेमीकोलन देना होता है। तो यूजर एंटर करेगा नंबर, फिर उस नंबर को अपने को एक्सेप्ट करना है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग स्कैन एफ यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्कैन एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे स्कैन एफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर उसके बाद इस नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए, ये इंटीजर टाइप का नंबर आने वाला है,
तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा अपने को डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे परसेंट डी, और डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद हम लोग का जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन से वेरिएबल में आने वाला है, नम में आने वाला है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखेंगे NUM, और इस वेरिएबल का एड्रेस लिखेंगे एम्परसेंड से, और इसको अभी क्लोज करेंगे और फिर सेमीकोलन देंगे। तो ये हुआ अपना प्रिंट एफ हुआ और स्कैन एफ हुआ। इसके बाद अभी अपने को मेन लॉजिक लिखना है इसके लिए। तो अपने को क्या लिखना है अभी, इफ एल्स का स्टेटमेंट लिखना है। इफ एल्स का स्टेटमेंट लिखना है। इफ एल्स के स्टेटमेंट में सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, इफ लिखते हैं यहाँ पे, और इफ के बाजू में कंडीशन लिखते हैं। इफ एल्स का सिंटैक्स अभी हम लोग ने देखा था, इफ के बाजू में कंडीशन लिखता है। अभी कंडीशन क्या है कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 होगा, तो इसका आंसर 0 होना चाहिए। तो वो अपनी कंडीशन है। तो उस कंडीशन को अभी अपने को लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हम लोग का वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है अपना, नम अपना वेरिएबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे नम, और इसको डिविजिबल बाय 2 चेक करना है अपने को। तो मॉड्यूलो 2 करेंगे, मॉड्यूलो 2 करेंगे। फिर इसके बाद इसको चेक भी करना है कि ये 0 होता है या नहीं होता है। मतलब ये वेरिएबल को डिविजिबल बाय 2 करेंगे, मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो 0 होता है या नहीं होता है, उसको चेक कर रहा है। तो वो कैसे करेंगे, इक्वालिटी ऑपरेटर से चेक करेंगे। तो यहाँ पे आएगा इक्वालिटी ऑपरेटर, और यहाँ पे आएगा 0, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करता है, ये जो आंसर है इसका, नंबर डिविजिबल बाय 2, नंबर मॉड्यूलो 2, इसका जो रिमाइंडर का आंसर आएगा, जो भी इसका रिमाइंडर का आंसर आएगा उसको कंपेयर करेगा, ये इस 0 के साथ कंपेयर करेगा। दोनों अगर ट्रू है तो आगे एग्जीक्यूट होगा, या फिर मतलब बाहर निकलेगा, या फिर एल्स में जाएगा। तो ये जो नम क्यों लिखा, यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल नम लिखा था जो यूजर एंटर करेगा। तो इसके बाद ये अपना हो गया इफ वाला कंडीशन हो गया। तो इफ वाला कंडीशन अगर ट्रू होता है, मतलब ये जो है नम डिविजिबल बाय 2 इक्वल टू इक्वालिटी ऑपरेटर अगर 0 आता है, तो अपने को क्या करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है वो इवन नंबर होगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, और यहाँ पे भी 0 है, दोनों कंपेयर हो रहे हैं, दोनों सेम है। एक सेकेंड, कुछ नहीं, अभी जस्ट वो टेबल फैन नीचे गिरा था, इसका थोड़ा सा आवाज आया रहेगा। तो हम लोग ने यहाँ पे इफ का कंडीशन लिखा था। इफ के कंडीशन में क्या लिखा था हम लोग ने, नंबर को अगर मॉड्यूलो 2 से मॉड्यूलो 2 करते हैं, मतलब डिविजिबल बाय 2 करते हैं, और उसका आंसर 0 आता है, फिर वो कंपेयर होगा इस 0 के साथ। दोनों का आंसर सेम आएगा, मतलब यहाँ का आंसर 0 आया और यहाँ पे तो 0 है ही। तो उसके बाद एग्जीक्यूट क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि ये नंबर इवन है, तो उसी के लिए हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा इफ के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा प्रिंट एफ आएगा, यहाँ पे प्रिंट एफ, और इसके अंदर लिखेंगे जो यूजर ने नंबर एंटर किया था वो नंबर इवन है, तो उसके लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे %d। तो ये जो यूजर ने एंटर किया था उसको नंबर के लिए हम लोग %d लिखेंगे। %d इज एन इवन नंबर लिखेंगे, इज एन इवन नंबर लिखेंगे, इवन नंबर। फिर उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, डबल कोट्स को, एक कॉमा देंगे, और इस %d के अंदर क्या आना चाहिए, इस %d के अंदर कौन सा आना चाहिए, वो नंबर कहाँ पे स्टोर है, वो नंबर है अभी नम के अंदर, नम के अंदर नंबर है, तो यहाँ पे आएगा, इसलिए नम आएगा। तो यहाँ पे आएगा नम, और इसको क्लोज करेंगे और सेमीकोलन देंगे। तो इस तरह से अपने को लिखना होता है। तो इस तरह से अपने को लिखना है इसको। तो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो नंबर आया, यहाँ पे नंबर हुआ डिविजिबल बाय 2, और ये नंबर अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये इवन नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे %d इज एन इवन नंबर।
अभी परसेंट डी के अंदर कौन सा नंबर आएगा, नम वाला नंबर आएगा, जो नम वाला नंबर यहाँ पे है वही नंबर इसके अंदर आएगा, फिर वो आउटपुट में डिस्प्ले पे शो होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये जो है वो ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होगा फिर, अगर ये जीरो के इक्वल नहीं रहेगा, मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल नहीं रहेगा, तो उसकी जगह पे अपने को लिखना है, फिर लिखना है एल्स का पार्ट लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स और नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर से प्रिंट एफ आएगा, प्रिंट एफ में लिखेंगे एल्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखेंगे परसेंट डी इज एन ऑड नंबर, यहाँ पे इवन नंबर लिखा था तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंट डी इज एन ऑड नंबर, और इस ऑड के नंबर के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे डबल कोट्स में लिखना है अपने को, और यहाँ पे भी नंबर नम से ही लिया जाएगा, और ये सेमीकोलन। फिर इसके बाद तो ये ऐसा आएगा, फिर इसके बाद इसको क्लोज करना है अपने को, इफ एल्स को, फिर इस मेन फंक्शन को क्लोज करना है। नहीं, मेन फंक्शन को क्लोज करने से पहले रिटर्न जीरो भी लिखना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो और फिर सेमीकोलन, फिर मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो इस तरह से अपना है इवन और ऑड वाला प्रोग्राम। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ने हैश इंक्लूड लिखा, फिर उसके बाद मेन फंक्शन लिखा, फिर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया num नम को, फिर प्रिंट एफ में हम लोग ने क्या किया, यूजर को बोला एक नंबर एंटर करने के लिए, फिर हम लोग ने उस नंबर को अंदर लिया, कैसे एक्सेप्ट किया, मतलब स्कैन एफ से एक्सेप्ट किया परसेंट डी कॉमा उस नम और उसका ये वेरिएबल का एड्रेस। फिर उसके बाद हम लोग ने इफ एल्स को अप्लाई किया, इफ एल्स के सिंटैक्स अभी हम लोग ने चेक किया था, तो इफ एल्स के सिंटैक्स में सबसे फर्स्ट इफ में कंडीशन आता है, तो हम लोग ने कंडीशन लिखा, यहाँ पे कंडीशन क्या है, नंबर को अगर डिविजिबल बाय 2 करते हैं, अगर उसका आंसर 0 आता है तो वो इवन नंबर होता है, उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो इवन नंबर होता है। और रिमाइंडर चेक करने के लिए हम लोग मॉड्यूलो का ऑपरेटर यूज करते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर, और फिर आंसर हम लोग प्रिंट एफ में डिस्प्ले करेंगे परसेंट डी इज एन इवन नंबर, और ये जो नंबर रहेगा, ये जो नंबर रहेगा, ये इस नंबर हम लोग को इस परसेंट डी में आएगा। फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स के पार्ट में आएगा प्रोग्राम, और डिस्प्ले होगा परसेंट डी इज एन ऑड नंबर, और फाइनली रिटर्न जीरो करना है, और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो ये कंप्लीट होता है अपना प्रोग्राम। जैसे अभी हम लोग ये प्रोग्राम को रन करेंगे, तो सबसे फर्स्ट अपने को कमांड, मतलब सबसे फर्स्ट डिस्प्ले होगा एंटर अ नंबर, यहाँ पे हम लोग नंबर एंटर करते हैं 14, फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक होगा 14 डिविजिबल बाय 2, 14 मॉड्यूलो 2 होगा, फिर इसका रिमाइंडर आता है 0, तो 0 इक्वल टू 0, मतलब ये ट्रू हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो फिर डिस्प्ले होगा यहाँ पे परसेंट डी की जगह पे 14 आएगा, 14 इज एन इवन नंबर, ऐसे डिस्प्ले होगा। तो ये है अपना इवन और ऑड वाला प्रोग्राम। इसके बाद हम लोग अभी नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ लैडर के सिंटैक्स देखते हैं, तो इसको अभी इरेज करते हैं।